जय हिंद। आज हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि वर्तमान में जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं। इन 12 अनुसूचियों में आखिर है क्या? तो आज हम ब्रीफली अनुसूचियों के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानते चलेंगे कि इन अनुसूचियों के अंतर्गत आता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली अनुसूची की अगर बात करें, पहला अनुसूची जो कि ये कहता है राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो आप जानते हैं कि भारत में अगर राज्य की बात करें तो 28 राज्य हैं वर्तमान में, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत देश में। देखिए, होता क्या है, अगर राज्य की तोड़फोड़ किया जाए या कोई नाम बदला जाए या एक राज्य में किसी और क्षेत्र को मिलाया जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुछ परिवर्तन किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश को तोड़फोड़ किया जाए या केंद्र शासित प्रदेश की नाम बदला जाए, तो उसमें क्या होता है ना, इस पहले अनुसूचित में लिखी जाती है कि इस राज्य, जैसे मान लीजिए जो यूपी राज्य है, अगर इस यूपी राज्य को, जैसे बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि इस यूपी राज्य को डिवाइड किया जाए ताकि हम भी लोग नेता इतनी उठ जाए, हम भी लोग मुख्यमंत्री बढ़ जाए। तो अगर मान लीजिए आने वाले भविष्य में अगर यूपी का 2 भाग किया जाता है तो इस पहले अनुसूची में लिखा जाएगा कि एक राज्य जो बढ़ जाएगा 29 हो जाएगा, और लिखा जाएगा वहां पे कि यूपी में एक और, मतलब वो अलग नाम अगर रखा जाएगा उस राज्य का, उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो ये पहली अनुसूची होगी। दूसरी अनुसूची एक होती है वेतन। वेतन जैसे मान लीजिए सैलरी, जैसे अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, जो जिनका वेतन 2,80,000 होता है, जो अन्य जज होते हैं उनका 2.5 लाख वेतन होता है, तो इनकी वेतन भत्ता जो होता है ना, वो इस 2 अनुसूची में लिखा होता है कि किनको कितना वेतन दिया जाएगा। अब ऐसा ही नहीं है कि वो अपने मन से चाहें तो अपना वेतन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस अनुसूची में लिखा होता है कि किनको कितना वेतन दिया जाएगा। दूसरी अनुसूची हम बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ। आप शपथ का मतलब समझते होंगे कि जैसे जो हमारे, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, तो ये लोग शपथ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मनीष प्रजापति अखंड भारत को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि आने वाले भविष्य में मैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। जैसे देखिए, मैं मनीष प्रजापति ये अखंड भारत को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में मैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। तो ऐसा शपथ लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी लोग शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी लोग शपथ लेते हैं, और जो हमारे फिर से जज होते हैं वो लोग शपथ लेते हैं। तो इनकी शपथ की जो प्रक्रिया होती है वो अनुसूची 3 में लिखी गई है। हम बात करते हैं अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में कहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए, जो लोकसभा में सीटों का आवंटन तो होता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है कि किस कैटेगरी के लोग कितना, मतलब राज्यसभा में होंगे। इसमें सीटों का आवंटन होता है, जो कि निर्वाचित होता है, नियुक्ति होता है, इसमें सब होता है। अगर आप राज्यसभा, लोकसभा में, जैसे राज्यसभा में जो कि 545 सीट थी, लेकिन अब वर्तमान में 243 हो गया, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन है उनको हटा दिया गया है, और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। अगर आप इनको विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे चुनाव होता है, कैसे प्रक्रिया है, सारी चीजें हमने बता कर रखी है। तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये चौथा अनुसूची में लिखा गया। 5वीं अनुसूची एक होता है, 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्रों में देखिए, 5वां अनुसूचित क्षेत्र और 6वां अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्र होता है। देखिए, आप जानते हैं कि जो लोग दलित, जैसे दलित में अगर बात करें तो दलितों में, जैसे दलितों को ना पहले राज्य कोई, मतलब राजनीतिक विस्तार होता था, ना कोई अर्थव्यवस्था विस्तार होता था, ना इनके यहाँ कोई मतलब विस्तार ही नहीं होता था, इनका विकास ही नहीं होता था। जानते हैं, क्योंकि बहुत उटपटांग होते हैं। एक इनमें गलती होती है कि खुद स्वयं के मतलब भाई बहन को मार के खा जाते हैं, तो इनके डरे कोई जाता नहीं विस्तार करने। इनकी मानसिकता ऐसी है कि आप अगर जाते हैं इनके यहाँ पे कहने के लिए कि आपके मतलब मोहल्ले से रोड बनवा देंगे तो आप ही को मार कर खा जाएंगे, ऐसे हैं। लेकिन हाँ, बहुत मतलब सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में मतलब इनका भी विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। जैसे आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं, जो कि भारत की पहली नागरिकता मानी जाती है, और हालांकि ये भारत में देखा जाए तो सबसे उच्चतम यानी सबसे ज्यादा पावरफुल वाले आदमी भी है इस समय, सॉरी महिला भी है इस समय, तो ऐसी है।
तो ये जो 5वां अनुसूचित है मतलब अनुसूचित क्षेत्रों का विकास के बारे में दिया गया है और 6वां में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बारे में दिया गया है। आप जानते हैं कि अगर दलितों की हम बात करें ना तो भारत में पूरी जनसंख्या का जितना भी जनसंख्या है उसका 8% में दलित रहते हैं। 8% में दलित लोग रहते हैं। आते हैं आगे, ठीक है। 7वां अनुसूचित कहता है कि शक्तियों का विभाजन। जहां देखिएगा आप हाल ही में देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जैसे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल हो गया। जानते हैं क्यों? उनको शराब के चक्कर में तो जेल हुआ है, वो तो बात अलग है, लेकिन दिल्ली में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में हमेशा झगड़ा होता है। क्यों? इसीलिए आप देखिए यहाँ पे, देखिए शक्तियों का विभाजन जो है यहाँ पे है राज्य और संघ। राज्य एक सूची होती है, एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची में केवल राज्य के लिए जो मंत्रीगण होते हैं, मुख्यमंत्रीगण, वो राज्य के लिए कानून बनाते हैं, अपने विधेयक पास करेंगे, अपने जो राज्य भवन होता है उसमें विधानमंडल तो उसमें पास करते हैं और कानून बनाते हैं। संघ जो सूची होता है इसमें केंद्र सरकार मतलब कानून बनाती है और समवर्ती सूची होता है इसमें दोनों आदमी मिलकर कानून बनाते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो ये संघ जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची में से 3 चीज जैसे भूमि पर, कानून पर और एक क्या है समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 3 चीजों पर जो राज्य सरकार सूची मतलब बनाती है कानून, दिल्ली में इन तीनों चीज का केंद्र सरकार ले ली है अपने हिस्सा में। तो केजरीवाल जी अगर सोचते हैं कि हम कुछ विकास करें, कहीं पे कुछ चीज डेवलपमेंट करें, कहीं फैक्ट्री बनाएं, तो फैक्ट्री बनाने के लिए तो जमीन चाहिए और जमीन उनके बस में है ही नहीं है, जमीन है केंद्र सरकार के बस में। अगर वो चाहते हैं कि मैं कानून मतलब दुरुस्त कर दूं तो उनके बस में है ही नहीं है, वो है केंद्र सरकार के बस में। इसलिए इनके बीच में विवाद हमेशा रहता है राज्यपाल में और वहां के मुख्यमंत्री में। यही कारण है कि 9/2011 हुआ है। बाकी आप समझते हैं, बाकी चीजों को हम पूरे खोल के नहीं कर सकते, ना तो समझ ही सकते हैं आप लोग। तो संघ राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों आगे मिलकर पकौड़ी खाकर बनाते हैं कानून। हालांकि देखा जाए इसमें तो जो अगर मतलब इनमें जो भी कानून बनते हैं नया संशोधित होता है तो इसमें लिखा जाता है। 8वां अनुसूची की बात करें तो एक आ रहा है भाषाएं। देखिए आपको एक यहाँ पे थोड़ी सा होमवर्क दे रहा है कि आप जरा बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में 22 से 28 भाषाएं बोली जाती हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आपको साथ लगा होगा, लेकिन जी हाँ, क्योंकि देखिए भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हम ये मानते हैं कि भारत में ज्यादा हिंदी बोला जाता है, लेकिन ये बताइए जो तमिल वाले हैं, अगर हम भारत में हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दें तो तमिल वाले कहेंगे कि हमारा घोषित कीजिए, विद्रोह करेंगे। कर्नाटक वाले कहेंगे हमारा घोषित कीजिए, वो विद्रोह करेंगे। बंगाली वाले कहेंगे कि हमारा घोषित कीजिए, वो विद्रोह करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए विद्रोह हो जाएगा। इसलिए भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राज्य भाषा की अलग अलग बात है कि जिनका राज्य में जो बोला जाए वो अलग बात है। देखिए फिर 9वां जो अनुसूची है वो भूमि अधिकरण। आपको बताया भूमि अधिकरण जो कि संविधान संशोधन SC1 मतलब संविधान संशोधन 1951 में शुरू हो गया था। भूमि अधिकरण आपको बताया, जैसे देखिए और जो राज्य की हम बात करें ना, जैसे दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको छोड़कर, तो उनके मतलब राज्य में भूमि का मालिक मुख्यमंत्री होते हैं। अगर कोई मतलब सरकार उसमें फैक्ट्री बैठाना चाहती है या कोई उद्योग स्थापित करना चाहती है तो उसके लिए भूमि चाहिए। और भूमि कौन देगी? मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार देगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में मालिकाना अधिकार आपका केंद्र सरकार का हो जाता है, लेकिन राज्यों में तो राज्य सरकार का होता है। तो अगर वही जो भूमि अधिग्रहण है और इसमें कोई संविधान संशोधन होता है, इसमें कोई कानून पारित होती है तो वो 9वीं अनुसूचित में लिखा जाता है। अब हम आते हैं 10वां। देखिए क्या कह रहा है, दल बदल कानून। अरे तेरी नानी, दल बदल कानून समझिए, ये 1985 में लिया गया था। आजकल आप जानते हैं 1-2 नेता तो ऐसे हैं जो कि इतना दल बदल करते हैं, अगर उनका हम नाम रख दें तो बवाल हो जाए भैया, जेल का उनका पक्का बा। वो ये देखते हैं कि कौन सरकार सत्ता में आने वाला गया, गपदही में कूद के हुई में, गपदही में कूद में ही में। ये ससुर लोग क्या बताएं कि दल बदल मतलब पूछिए मत का हो जाता है दल बदल में।
इनको गाड़ी जूता लतम लिंदम तो पूछिए मत। आप शॉर्ट वीडियो में एक एक वीडियो ऐसे देखे होंगे, नेताजी लोग का ऐसा स्वागत होता है कि पूछिए मत। ये जो लोग ज्यादा दल बदल करते हैं, दल बदल ऐसी है। तो दल बदल में देखिए, दल बदल कानून जो है, अगर इसमें कोई संशोधन किया जाता है, जैसे मान लीजिए आने वाले भविष्य में ये कह दिया जाए कि जो मतलब व्यक्ति आने वाले मतलब दल बदल करेगा, मतलब एक दल से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा, वो अपने आप को नीलाम कर देगा कि आइए हमको लूट लीजिए। अब लूटने में कोई लोग क्या कर देंगे आप समझ ही रहे हैं। तो उस कानून को इसमें लिखा जाएगा 10वीं अनुसूची में। यानी दल बदल रिलेटेड जो कानून जो इसमें मतलब परिवर्तन किए जाएंगे वो इसमें लिखे जाएंगे। 11वीं अनुसूची में आते हैं। 11वां अनुसूची देखिए क्या कहता है, पंचायतों की शक्ति। भाई जो पंचायत है ना भैया, पंचायत इस ससुर लो पंचायत करना जा लो, चाय पिए जा लो, और की पंचायत की बात नहीं कर सकते हैं। हमने जहां तक पंचायत देखा है कि पंचायत करना जा लो, इस ससुर के नाती का कर लो, ससुर लो कि जाई लो जेने लोग खाए के मिल जाए चाटे के, उन्हें पंचायत झल जाए लो। ये पंचायत ऐसे होते हैं, हमने जो देखा है गांव के पंचायत कि ये लोग के जेने खाए के मिल गए उन्हें ढल जाएगी। अगर कौन हूँ ये लोग के मुर्गा का टंगरी में कुकुर घुस खिया दे खा ली लो, ऐसा पंचायत कर लो। यानी ये लोग ऐसा पंचायत कर लो कि जेने खाए के मिले उन्हें ढल जाएगी। आप पंचायत पे कभी मत रहिएगा भाई। अगर आप तुम लड़के हो तो ये जान जाना दुश्मनों से बदला तुमको लेना है। नहीं तो यार लड़का होकर अपने बाप की अपनी माँ की बेइज्जती का तुम अगर मतलब बदला नहीं ले पाए तो बर्बाद है तुमको लड़का होना। इससे बढ़िया लड़की हुए होते, खाना बनाते और ऐश करते, दूसरा काम नहीं होता तुमको। मानते हैं लड़कियां भी बदला लेती हैं, लेकिन लड़कों की अपेक्षा कहीं कम। अगर तुम लड़का हो तो बदला लेना है। तुम भगवान नहीं हो कि समझौता करने जाओगे, ये जानते हैं। बदला ये मत समझना कि मैं तुमको प्रेरित कर रहा हूं, नहीं। बदला इसलिए लेना है कि जब तुम्हारे माँ बाप पे जुलूम ढा रहा था वो बंदा, उस समय अगर उसको छूट दिया जाता तो तुम्हारे माँ बाप को ही मार देता। एक बात जान जाना तुम कि नहीं, लोग कहते हैं कि गुस्सा और आंधी ये दोनों चीज चली जाने के बाद मालूम चलता है कि बर्बादी कितना हुआ। मानते हैं हम बात को, लेकिन जरा ये भी देखना कि अगर गुस्सा में आकर मान लो गुस्सा में आकर तुम्हारा कोई पैर काट दिया और बाद में तुमसे समझौता कर लिया, तुम दोनों भाई मिल गए। अरे मिल के क्या करोगे, मतलब भाई के मतलब आप रिलेटिव मत समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप दोनों दुश्मन मिल गए, मिलकर क्या करोगे, समझौता होगा। वो तो अपना करने वाला कर दिया, तुम्हारा जिंदगी ले गया ना, वो तो अपने ऐश करेगा। बाबू ये समझ जाना बदला लेना है। बदले की आग बहुत झड़कती है मेरे सीने में, ये समझना यार। अगर बदला मैं ना लूं रड़ुआ रह जाएंगे, शादी नहीं करेंगे साल के। बदला लेना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पंचायतों में अगर कोई भी मतलब संशोधन होती है कानून में, कल को मान लीजिए पंचायतों में संशोधन कर दिया जाएगा। अगर पंचायत वाले गलत फैसला करते हैं तो उनके घर जाकर, जिनके घर फैसला हुआ है, पंचायतों के घर जाकर रहेंगे खाना खाने के लिए। तो हो सकता है कुछ इसमें इस 11वीं अनुसूची में इस बात को लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। 12वां अनुसूची ये कहता है नगर पालिका शक्ति। नगर पालिका में जो शक्तियां होती है, जो नगर पालिका लोग होते हैं, इनकी जो शक्तियां होती हैं, उनमें जो कानून परिवर्तन होते हैं, उनको सब चीज को यहाँ पे 12वीं अनुसूची में लिखा जाता है। देखिए किसी के लिए नर्म उतना हुई आप जितना कि आदमी सह सके। कभी कभी ज्यादा नर्म होने से लोग ज्यादा निभा देते हैं, ये जो मत समझ जाना। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।